द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अज्ञे जी द्वारा लिखित उपन्यास नदी के द्वीप भाग 10। पब्लिक स्थलों पर प्राइवेट चेहरा रखा जा सकता है जरूर, और प्रीतिकर भी होता है, पर उसे देखने के लिए पब्लिक स्थलों से खदेड़ा जाना कोई पसंद नहीं करता। जंतर मंतर में इधर उधर भटकते, इमारतों के बीच में से कई प्रकार की आकृतियां बनाते और सीढ़ियां चढ़ते उतरते, रेखा और भुवन बीच में आकर रुक गए थे। सूर्य डूब गया था और मैले लाल आकाश का रंग नीचे पानी में और भी मैला होकर प्रतिबिंबित हो रहा था। ऊपर चलेंगी रेखा जी? दोनों सीढ़ियां चढ़ गए। ऊपर हवा थी। पास पास खड़े होकर दोनों पश्चिमी क्षितिज को देखते रहे। सहसा रेखा ने कहा, चलिए अब। भुवन ने कुछ विस्मय से उसकी ओर देखा। इतनी जल्दी क्यों? यहां भी तो बंद होने का समय होता होगा। यहां भी? भुवन समझ गया। उसने कहा, नहीं, यहां सूचना की घंटी बजती है। लेकिन उससे क्या? जाने का निर्देश है। घंटी का हो, खड़ी बोली का हो, उससे पहले ही। रेखा ने क्षीणतर आग्रह से कहा, चलिए। अच्छा, तनिक और रुक जाइए, संध्या तारा देखकर चलेंगे। रेखा ने सहसा बड़े तीखे कांपते स्वर में कहा, चलिए भी। भुवन ने चौंक कर कहा, उसका स्वर ही नहीं, वह स्वयं भी कांप रही है, लड़खड़ाती सी। उसने भुवन का हाथ पकड़ा और किसी तरह जल्दी जल्दी, कुछ उस पर झुकती हुई, कुछ उसे खींचती हुई नीचे उतर गई। नीचे पहुंचकर भी वह कांप रही थी। भुवन ने चिंतित आग्रह युक्त स्वर में पूछा, क्या बात है रेखा जी? तबीयत तो ठीक है ना? या कि सीढ़ियां चढ़ने से? सहसा अपने में सिमटकर रेखा ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप मुझे थोड़ी देर छोड़ जाइए। भुवन ने अनिच्छा से कहा, लेकिन मैं ठीक हूं। भुवन खड़ा रहा। चले जाइए, कहकर रेखा नीचे चौतरे पर बैठ गई। दोनों हाथ उठाकर उसने माथा पकड़ लिया, आंखें बंद कर ली। भुवन कुछ परे हटकर आड़ निश्चित सा खड़ा रहा। थोड़ी देर में रेखा ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूनी थी। भुवन को वहां देखकर पहले बहुत ही छोटे निमिष के लिए सूनी ही रही, फिर सहसा उस पर केंद्रित हो आई। उसने जल्दी जल्दी कहा, अच्छा अच्छा, लीजिए सुनिए, सुन लीजिए। हेमेंद्र का नाम आप जानते हैं ना? मेरा पति अपने एक युवा बंधु को लेकर यहाँ आया था। यहाँ तारे को देखकर दोनों ने वफा की कस्में खाई थी। हेमेंद्र ने मुझे बताया था। भुवन स्तब्ध रह गया। उसकी समझ में कुछ न आया। फिर रोशनी एक बड़ी पैनी कटार सी उसे भेद गई। वे सब समझ गया। उसने चाहा कि रेखा को कंधे से लगाकर धीरे धीरे थपथपा दे, पर वह अपने स्थान से हिल भी नहीं सका। वहीं खड़े खड़े उसने पूछा, तो आपने विवाह क्यों किया था? पूछना वह यह चाहता था कि हेमेंद्र ने आपसे विवाह क्यों किया था, पर प्रश्न को वह इस रूप में ना रख सका। क्योंकि मेरा चेहरा उस मित्र से मिलता था। रेखा का स्वर एक अजीब, पतली, अवश चीख सा हो गया था। भुवन जहां था वहीं बैठ गया। थोड़ी देर स्तब्ध बैठा रहा, निर्निमेष आंखों से भरे हुए पानी में बुझे हुए आकाश का प्रतिबिंब देखता। फिर वे धीरे धीरे उठा। रेखा के पास जाकर उसने बिना कुछ कहे रेखा की बांह पकड़ी। मृदु किंतु दृढ़ हाथ से उसे उठाकर खड़ा किया और बांह का सहारा देता हुआ फाटक की ओर ले चला। 2-3 कदम चलते चलते
रेखा का शरीर सहसा कड़ा पड़ गया। उसने बांह छुड़ा ली और कहा, मैं ठीक हूँ भुवन जी। उसका स्वर भी अपने सहज स्तर पर आ गया था, यद्यपि अब भी आविष्ट था। फाटक के पास उसने रुककर कहा, भुवन जी मैं क्षमा चाहती हूँ। भुवन ने कहा, नहीं रेखा जी, दोष मेरा है, मैं दुराग्रह। रेखा ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया, मानो कह रही हो, रहने दीजिए, मैं जानती हूं कि दोष किसका था। फिर उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप अब कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, मैं अभी बता सकती हूं। फिर शायद ना बता सकूं, या सकूं तो भी ये बातें बार बार याद करने की नहीं है। आप मानेंगे? नहीं रेखा जी, मुझे कुछ नहीं पूछना है, भुवन ने गंभीर होकर कहा। एक बार भी याद दिलाने का कारण बना, इसी की मुझे बहुत गलानी है। आप और कुछ ना बताइए, न याद कीजिए। कोई 20 मिनट बाद दोनों कनॉट प्लेस में बैठे धीरे धीरे कॉफी पी रहे थे। रेखा की दृष्टि अब भी खोई हुई थी। भुवन पर एक अजीब जुगुप्सा मिश्रित संकोच छाया हुआ था। रेखा को देखते हुए एक प्रश्न बार बार उसके मन में उभर आता था, जिससे वे लज्जित हो जाता था, जिससे दबा देने की चेष्टाओं की असफलता गहरी आत्मग्लानि उसमें भर रही थी। हेमेंद्र ने कब कैसी स्थिति में उसे वह बात बताई होगी। वह साहस करके पूछ ही डालता तो रेखा उस समय शायद बता भी देती, क्योंकि उसकी खोई हुई दृष्टि उसी स्थिति को देख रही थी, उसी ग्लानि को मन ही मन दोहरा रही थी। देर रात को हेमेंद्र कहीं बाहर से आया था। रेखा का शरीर अलसा गया था, आंखें थकी थी, पर वे पलंग के पास की छोटी लैंप जलाई पड़ रही थी। लैंप पर हरे कांच की छतरी थी। उससे छनकर आए हुए प्रकाश में रेखा का सांवला चेहरा अतिरिक्त पीला दिख रहा था। बाकी कमरे में बहुत धुंधला प्रकाश था। हेमेंद्र के लौटने पर उससे किसी प्रकार का दुलार या स्नेह संबोधन पाने की आशा उसने ना जाने कब से छोड़ दी थी। वैसा कुछ उनके बीच में नहीं था, उनके निजी जीवन में भी नहीं। यूं समाज में जो रूप था, पब्लिक चेहरा, वह दूसरा था, इसलिए वह उसके लिए तैयार नहीं थे। जो हुआ, हेमेंद्र ने पीछे से आकर बड़े उतावलेपन से और बड़ी कड़ी पकड़ से उसके दोनों कंधे पकड़े, उसे उठाते और उसके कंधे के ऊपर से अपना मुंह उसके मुंह की ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरी जान। किताब रेखा के हाथ से छूट गई। सारा कमरा एक बार थोड़ा डोल गया। सहसा घूमकर विमूढ़ किंतु सायास कोमल रखे गए स्वर में उसने कहा, हेमेंद्र। हेमेंद्र को जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वे सहसा रेखा के कंधे छोड़कर पीछे हट गया। फिर उसने कमरे की मुख्य बत्ती जला दी। थोड़ी देर अजनबी दृष्टि से देखा और रेखा को देखता रहा। रेखा की परिचित किंचित विद्रूप भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। बोला, हेलो हेलो रेखा, सॉरी, आई एम सो लेट। और पलंग के पास खूंटी की ओर बढ़ गया। ऐसा तो रोज होता था, पर आज रेखा यह स्वीकार न कर सकी थी। अभी क्षण भर पहले की घटना मानो असंख्य तपे हुए सुओं से उसे छेद रही थी। उसे समझाना होगा, समझना होगा। रेखा ने हाथ का कॉफी का प्याला रख दिया कि हाथों का कांपना दिखे। फिर जोर से सिर हिलाया कि यह विचार, यह दृश्य उसकी आंखों के आगे से हट जाए, पर नहीं। उसने भी जाकर हेमेंद्र के कंधे पकड़ लिए थे और पूछा था, हेमेंद्र, तुम्हें बताना होगा,
इसका अर्थ क्या है? और ना बताऊं तो? वह विद्रूप की रेखा और स्पष्ट हो आई थी। फिर सहसा सहसा उसने बहुत रूखे पड़कर रेखा को धक्का देकर पलंग पर बिठाते हुए कहा था, लेकिन नहीं, बता ही दूं, रोज रोज की झिकझिक से पीड़ा तो छूटे। तो सुनो, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, ना करता था, ना करूंगा। यह तो बताने की शायद जरूरत नहीं है, पर तुम मुझसे विवाह क्यों किया था? यह भी जानना चाहती हो? अच्छा, यह भी जानोगी? अब सब जानोगी तुम। रेखा जैसे खड़ी होने को हो गई, फिर बैठ गई। भुवन ने कहा, रेखा जी, रेखा जी स्वस्थ होइए, चलिए मैं आपको टैक्सी में पहुंचाऊं। रेखा पत्थर हो गई। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, पर इस समय आपको यहाँ बिठाना शायद अन्याय है। आप मुझे आप मुझे यहीं छोड़ जाइए, मैं पीछे चली जाऊंगी। यह तो नहीं हो सकता रेखा जी, चाहे आपकी अवज्ञा ही करनी पड़े, पर आपको एकांत की जरूरत है, यह तो समझ रहा हूं। तो चलिए, मैं आपको टैक्सी में बिठा देता हूं, साथ नहीं जाऊंगा। रेखा कुछ नहीं बोली। भुवन ने बिल चुकाया और दोनों बाहर आए। रेखा टैक्सी में बैठ गई तो भुवन ने मौन स्वीकार किया। तब रेखा ने बड़े आयास से एक फीकी मुस्कान चेहरे पर लाकर कहा, लेकिन भुवन जी, दिस इज नॉट द एंड। आई होप कल मैं फिर तीसरे पहर तैयार मिलूंगी। भुवन ने फिर चिंतित स्वर में पूछा, आर यू श्योर? यू आर ऑल राइट? या मैं चलूं? नहीं भुवन जी, ड्राइवर चलो, चलो कश्मीरी गेट। गाड़ी जब सरकी तो रेखा ने फिर भुवन की ओर उन्मुख होकर कहा, गॉड ब्लेस यू। भुवन तनिक विस्मित हुआ, पर तुरंत संभल कर बोला, एंड यू। टैक्सी चल दी। तब रेखा पीछे ऐसी गिरी मानो अब नहीं उठेगी, नहीं उठेगी। चारों ओर से अतल दूरी से असंख्य काले और उजले तारे उसकी ओर बढ़ चले आ रहे हैं। शून्य का अतल गर्त सिमटकर छोटा हुआ आ रहा है और उसे ऐसे जकड़ लेगा जैसे लोहे का संदूक, और उसी के अंदर वे घुट जाएगी, नहीं रहेगी, ना कुछ हो जाएगी। स्मरण के टापू, विस्मृति का महामरुस्थल। क्यों आप ढूंढ रहे हैं ना कि कल वाली रेखा कहाँ गई? भुवन आवाक रेखा का मुंह ताक रहा था। उस पर कहीं कोई व्यथा थी, चिंता की रेखा नहीं थी, जागर की छाया नहीं थी। रेखा ने फिर वही सादी सादी रेशमी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन आज बिना किनारे की नहीं। प्योरी के से मटीले पीले रंग के चौड़े पाड़ वाली, जिसका पीलापन उसके सांवले रंग को एक सुनहली दमक दे रहा था। हाँ, माथे और कनपटियों पर आज उसने कोलोन जल लगा रखा था। नींबू के फूलों की सी हल्की महक उससे आ रही थी। भुवन जैसे पकड़ा जाकर मुस्कुरा दिया था, लेकिन अचंभे की कोई बात नहीं है। मैं क्षण से क्षण तक जीती हूं ना, इसलिए कुछ भी अपनी छाप मुझ पर नहीं छोड़ जाता। मैं जैसे हर क्षण अपने को पुनः जिला लेती हूँ। तुमने एक ही बार वेदना में मुझे जना था माँ, पर मैं बार बार अपने को जनता हूँ और मरता हूँ, पुनः जनता हूँ और पुनः मरता हूँ और फिर जनता हूँ, क्योंकि वेदना में मैं अपनी ही माँ हूँ। आंसर डॉलर। भुवन ने कहा, आप अपने को ऐसे पुनः जिला लेती हैं, यही शायद मुझे आपकी सबसे पहली स्मृति है। रेखा ने सचेत होकर पूछा, कैसे? भुवन ने लखनऊ की पार्टी वाली बात बता दी, जब उसने रेखा को सहसा विश्राम करते हुए देखा था। फिर कहा, लेकिन तब उसका पूरा अभिप्राय नहीं समझ सका था। अब समझता हूँ।
रेखा ने विषय बदलते हुए कहा, आपके जाने का कुछ निश्चय हुआ? नहीं, अभी 2-4 दिन तो और है ही, फिर कश्मीर जाऊंगा, फिर वहां भी शायद 2-4 दिन रुकना पड़े। मैं सोचती हूँ मैं कल नैनीताल चली जाऊं। क्यों? यहाँ अधिक रहूंगी तो कदाचित आपके काम में बाधक होंगी। अब भी नहीं हूं, ये मानना मुश्किल है। आप पता ही नहीं लगने देते। यह बात बिल्कुल नहीं है रेखा जी, मैं बिल्कुल खाली हूँ। मित्र भी विशेषज्ञ नहीं हैं, प्रोफेसर समाज में तो ठहरा ही हूँ। परिचित और हैं, उनसे कभी मिल लेता हूँ। कौन? मेरी एक छात्रा थी, गौरा, उसके पिता। छात्रा थी? आपको अभी पढ़ाते कितने वर्ष हुए हैं? मैंने उसे 7-8 बरस पढ़ाया था मैट्रिक में। अब तो वे बीए भी 2 बरस हुए कर चुकी। अब मद्रास में है। ओह। थोड़ी देर मौन रहा, फिर रेखा ने कहा, कल रात वाली गाड़ी से चली जाऊंगी। फिर कुछ नटखट भाव से, लेकिन वहां मन न लगा तो कश्मीर आ जाऊंगी। कहे देती हूँ, आप भी खदेड़ देंगे ये कहकर कि हुक्म नहीं है। भुवन ने हंसकर कहा, मैं क्या करूंगा, ये बताने का भी हुक्म नहीं है। लेकिन वह कुछ रुका। आपकी गाड़ी कितने बजे जाती है? 9 बजे शायद। ओह। भुवन कुछ सोच रहा है, देखकर रेखा ने पूछा, क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, कल मैं उधर भोजन करने वाला था, पर कोई बात नहीं, मैं छुट्टी ले लूंगा। नहीं नहीं, वैसा ना कीजिए, मैं स्वयं स्टेशन पहुंच जाऊंगी। अंत में ये निश्चय हुआ कि भुवन पहले आकर 7 ही बजे रेखा को लेकर स्टेशन के वेटिंग रूम में बिठा देगा, फिर जाकर गाड़ी के समय आ जाएगा और रेखा को गाड़ी पर सवार कर देगा। रेखा ने मान लिया। बोली, स्टेशन तो मैं खुद भी आ सकती हूँ, पर विदा करने आप आवेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ी देर बाद भुवन ने पूछा, यह तो कल का तय हुआ, और अब? नहीं। हाँ, कुछ स्पेशल हो और आपकी इच्छा हो तो चलिए। नहीं, तब नहीं, चलिए नदी पर चलें। पानी तो कुछ है नहीं। पार बालू पर, टापू में या परले किनारे पर। काश दिल्ली में समुद्र होता। सच, तब यहाँ इतनी शुद्रता का राज ना होता। शायद कुछ तो सागर की महत्ता का प्रभाव पड़ता। धन्य है आपका आशावाद। आपका ख्याल है बंबई में कम शुद्रता है? कुछ कम होगी तो इसलिए कि शासन का केंद्र दिल्ली है। शासन वहां ले जाइए तो। आप ठीक कहती हैं शायद, पर इस समय मैंने वैज्ञानिक बुद्धि को छुट्टी दे रखी है। अच्छी कल्पना में क्या हर्ज है? तो चलिए और देखिए, मैं इसी को सागर का किनारा मान लेती हूँ और रेत का टापू कोई सागर द्वीप हो जाएगा जिस पर हम तूफान में बहकर आ लगे हैं। 2 अजनबी जिन्हें साथ रहना है, कम से कम कुछ देर। एक मिस रॉबिन्सन क्रूसो और उनका अनुगत मैन फ्राइडे। हाँ, और वहां पर किसी राक्षस के पदचिन्ह मिले तो? परवाह नहीं, मैन फ्राइडे जादू जानता है। नाव में उन्होंने नदी की इधर की शाखा पार की। नाव वाले से पूछा, यहीं ठहरूं? चाहे ठहरो, चाहे 1.5-2 घंटे में आ जाना, भुवन ने लापरवाही से कहा। अच्छा, नहीं तो आप रुक्का दे देना। अच्छा भाई अच्छा। सूखी स्वच्छ रेत पर आकर भुवन ने एक बार चारों ओर देखा, फिर ऊपर, फिर वे कहने को हुआ, तारे कितने हैं? पर कहकर रुक गया। तारों की ओर रेखा का ध्यान ना खींचना होगा। रेखा ने कहा, रुक क्यों गए? कुछ नहीं, यूं ही। कहिए ना। नहीं, रेखा ने कहा। आप तारों के बारे में कुछ कहने जा रहे थे? भुवन ने सक पकाकर स्वीकार कर लिया। तो रुक क्यों गए? भुवन चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। ओ, मैं समझ गई, तारों से मैं नहीं डरती। भुवन जी, कभी नहीं डरी। और मैंने कहा था ना, जो दुःस्वप्न कह लूंगी उससे मुक्त हो जाऊंगी।
अभी तक कह नहीं पाई थी। यही उसकी ताकत थी। अब नहीं। आप कहिए तो तारे गिन डालूं आकाश के? नाना, गिनने से कम हो जाते हैं, और तारा एक भी कम करना कोई क्यों चाहेगा? ना जाने कौन सा तारा किसका है। और जो टूटते हैं सो? फिर विज्ञान। टूटकर एक के दो बनते हैं या 20। तारे कभी कम हुए हैं आकाश में? रेखा इस नए भुवन को देखने लगी। फिर उसने पूछा, अच्छा मैन फ्राइडे, तुम्हारा तारा कौन सा है? भुवन का वह मूड बहुत छोटे क्षण के लिए लड़खड़ा गया। ना जाने क्यों उसे गौरा का वह पत्र याद आया जिसमें गौरा ने उसे बुलाया था। मैं अंधेरे में नहीं डूबना चाहती, नहीं चाहती। इंटर के समय उसने गौरा को ब्राउनिंग की कुछ कविताएं पढ़ाई थीं। पाठ्य कविताओं से आगे वे दोनों कुछ कविताएं और भी पढ़ गए थे, जिनमें एक का शीर्षक था मेरा तारा, लेकिन एक बहुत छोटे क्षण के लिए ही। फिर उसने कहा, लो, क्या गलती हुई मुझसे? मैं तो उस पर लेबल लगाना ही भूल गया। अब क्या होगा? मिस रॉबिन्सन। इतने बड़े आकाश में कैसे उसे ढूंढूंगा? उसने ऐसा दयनीय चेहरा बनाया कि रेखा को हंसी आ गई। कोई बात नहीं फ्राइडे, तारा तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। भुवन बालू में बैठ गया। बोला, अच्छा, तारों की चिंता छोड़ें। इस टापू में ही रहना है तो घर वर बनाना चाहिए। रेखा जी, आपको बालू के घर बनाने आते हैं? रेखा ने सहसा कहा, भुवन जी, और मैंने जिंदगी भर किया क्या है? भुवन ने तर्जनी से उसे धमकाते हुए कहा, विज्ञान को माना है। बंगाली हिंदी आप समझता है? खूब समझती हूँ, पर सूखी रेत के घर तो मैं भी नहीं बना सकती। पानी लाऊं? कैसे? चलनी कहाँ है? आंचल भिगोकर। कोई जरूरत नहीं। मैन फ्राइडे कुआं खोद कर पानी पीता है। देखिए, मैं यहीं से गीली रेत निकालता हूँ। भुवन ने दोनों हाथों से रेत हटाना शुरू किया। रेखा भी बालू में बैठ गई, ऐसी जगह जहां से वे भुवन को और उसकी हरकतों को भी देख सके, और पुल तथा किनारे की बत्तियों को भी। जब तक आती जाती मोटरों की मुड़ती हुई आलोक शिरा एक उछटते हुए प्रकाश में दोनों को चमका जाती, फिर अंधेरा हो जाता। भुवन ने कहा, यह देखो गीली रेत, और खोदूं? कुआं बन जाएगा, और ज्यादा खोदूंगा तो अतलांत सागर निकल आएगा, और ज्यादा तो धरती के उस पार निकल आएंगे। उस पार के आकाश में क्या तारे हैं, देखोगी? पर पैरों के नीचे तारे निकालना अच्छा नहीं, रौंदे जाएंगे। जरूरत भी नहीं है, गीली रेत ही तो चाहिए। वह पैर पर बालू थोप कर घर बनाने लगा। पैर निकालकर गुफा का मुंह काटकर सीधा किया, फिर ऊपर ना जाने क्या बनाया, फिर सामने जगह समान की, और चारों ओर मेड़ बनाई, सीढ़ियां, फिर एक और को दूसरा घर, फिर सड़क, साथ साथ धीरे धीरे बोलता जाता, यह घर बन गया, यह आंगन, यहाँ बगीचा लगेगा, ढूंढकर आर्किड लाकर लगाने होंगे, ये 4 दीवारी है, यहाँ फ्राइडे रहेगा, यहाँ। रेखा मुग्ध दृष्टि से उसे देख रही थी। सचमुच इस भुवन को उसने देखा ही नहीं था, जाना नहीं था, अनुमान से भी नहीं। वैज्ञानिक डॉक्टर भुवन के अंदर एक गंभीर, संवेदनाशील और खराब मानव छिपा है, यह तो उसने जाना था। लेकिन उस निश्चल ऋजुता के नीचे इतना भोला, इतना कौतुक प्रिय शिशु हृदय भी है, यह उसकी सजग दृष्टि भी न देख पाई थी। उसे अपना बचपन याद आया। कलकत्ते के उस घिरे हुए हरे भरे उद्यान में खेलते हुए उसने माता पिता का स्नेह पाया था, अगाध स्नेह, और उस निधि के लिए वे चिर कृतज्ञ है। लेकिन जिस तरह उस स्नेह का स्थान कुछ और नहीं ले सकता, उसी तरह वे अपार स्नेह भी एक समवयस्क बालक के कौतुक भरे संख्य का स्थान नहीं ले सकता। बड़ों के स्नेह से घिरी हुई वे अकेली ही रह गई थी,
और उस अकेलेपन ने उसे पकाकर स्वयं भी बड़ा बना दिया था। एक ओर वह पाती थी कि उसके कौतुक जगत के बीच में एक दीवार है, दूसरी ओर वह देखती थी कि स्वयं उसके स्नेह संपृक्त परिपक्व रूप और उसके कौतुक वेष्टित शिशु रूप के बीच में भी एक दीवार खड़ी थी। ना सही अधिक कुछ, ना सही प्यार, ये यंत्रणा और ग्लानि और अपमान ही सही जो उसने पाया। पर बचपन में अगर उसे 2-1 वर्ष ही ऐसा कोई बाल साथी मिल गया होता तो कम से कम आज उसके पीछे ऐसा कुछ होता जिसमें वे संपूर्णता देख सकती, अपने जीवन की निष्पत्ति देख सकती। एक भाई आया था, पर तब वे 8 वर्ष की हो चुकी थी। भाई 6 वर्ष का हुआ तब तक वह यूं भी वे कौतुक युग पार कर चुकी थी और उसके बाद के स्वप्न दूसरे थे, कितने भिन्न। और फिर 3 वर्ष बाद भाई मर गया था। माता पिता के दिल टूट गए थे और उसके स्वप्नों की दूसरी खेप भी नष्ट हो गई थी। और भुवन वे डॉक्टरेट कर चुका है, वैज्ञानिक रिसर्च में नाम पा रहा है, व्यय में उससे बड़ा है और यहाँ बैठकर बालू के घर बना रहा है और मुग्ध हो सकता है। ईर्ष्या का कोई सवाल नहीं है। ईर्ष्या क्या होगी, पर क्यों उसे उस सुरक्षा और स्नेह में भी वे संपूर्णता, वे मुक्ति नहीं मिली? क्यों क्यों आखिर क्यों? भुवन ने अपने काम में लगे लगे ही पूछा, मिस रॉबिन्सन, रेखा जी, कलकत्ते में आप बचपन में जहाँ रही वहाँ बालू थी, पर वहाँ तो नदी के किनारे कीचड़ होता है। क्यों उसके विचार रेखा के विचारों के समांतर चल रहे हैं जब वे खेल में डूबा है? क्यों वे छूता है उस दुखते स्थल को जिसे रेखा छिपा लेना चाहती है सबकी दृष्टि से, सबसे अधिक इस भुवन की दृष्टि से जो इतना फूला है, जो केवल खुली हंसी है, जाड़ों की धूप की तरह खिली हुई हंसी नहीं। वे अपनी परछाई नहीं पड़ने देगी, नहीं पड़ने देगी यहाँ पर, वह चली जाएगी। उसने मुंह ऊपर कर लिया कि आंखों में उमड़ते आंसू बाहर न आए। भुवन कहता गया, नहीं, कलकत्ता अच्छा नहीं है, इस बालू के टापू के मुकाबले में कोई जगह अच्छी नहीं है। लीजिए, आपका घर तैयार हो गया। अब की बार भी उत्तर ना पाकर भुवन ने विस्मय से उधर देखा। रेखा आकाश की ओर मुंह उठाए निर्निमेष बैठी थी, खेल से बहुत दूर। अचकचाकर भुवन खड़ा हुआ। मोटर की मुड़ती रोशनी के पलातक आलोक में उसने सहसा चौंक कर और लजाकर देखा। रेखा की आंखों में आंसू हैं। उसके हाथ अनैच्छिक गति से रेखा के आंसू पोंछने को हुए। फिर उसे ध्यान हुआ कि बालू से सने हैं और वे 8 निश्चित से अधबीच रुक गए। सहसा किम कर्तव्य विमूढ़ करुणा में भरा हुआ वे झुका और रेखा की गीली पलकें उसने चूम ली। तभी वे कुछ बोल सका। रोती हो? बालू के घरों वाले रोया नहीं करते। नहीं भुवन, ये दुख के आंसू नहीं है। कहती कहती भी रेखा आंसू छटक कर खड़ी हो गई। बोली, आप ही से छिपाना चाहती हूँ, आप ही को। फिर जल्दी से विषय बदलने के लिए उसने कहा, नहीं, कलकत्ते में बालू नहीं थी, वहां में मिस रॉबिन्सन नहीं थी, राजकुमारी थी, जादू के उद्यान में रहती थी। बड़ा हरा भरा बालू तो क्या, मिट्टी भी कहीं नहीं दिखती थी। भुवन ने भी हल्का स्तर स्वीकार करते हुए कहा, ओह, तब तो आप इस गरीब बालू के घर का सौंदर्य क्या देखेंगी? उल्टे अधिक समझती हूँ भुवन जी। रेखा हंसी, पर हंसी के नीचे गंभीरता थी। तो अब चला जाए? चलिए। भुवन चलने को हुआ तो रेखा ने पूछा, इस बालू के घर को गिराएंगे नहीं? क्यों? क्योंकि वास्तव में गिर नहीं सकता।
उसकी छाप अतलांत तक जो है ऊपर से मिटा देना चाहिए, नहीं तो उसका जादू दूसरे जान जाएंगे। भुवन ने उसे परचाते हुए कहा, हाँ यह तो है, और पैर की गति से घर बगीचा सब मटिया मेट कर दिया। फिर कुछ आगे बढ़कर उसने नाव वाले को आवाज दी, नाव वाले, ओ नाव वाले। किनारे पर लगकर उसने कहा, और इस प्रकार क्रूसो सभ्यता को लौट आया। रेखा ने कहा, अगर क्रूसो कभी लौटते हैं तो आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।